हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पुल में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल पेपर देखने वाले हैं कि आखिर पेपर में आने वाला क्या है। तो थोड़ा सा हम पेपर का पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आइए। तो बच्चों, पेपर जो है आप सभी को पता है, पेपर जो आपका है वो 80 नंबर का होने वाला है। 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। इसमें से आपके कुल 30 प्रश्न रहेंगे बच्चों। इसको 5 खंडों में बांटा गया है। 1 से लेकर 12 तक जो प्रश्न होंगे वो आपके 1-1 मार्क्स के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे बच्चों। 13 से जो 18 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के होंगे, जिसको आपको 50 से 60 शब्दों में इसका उत्तर स्पष्ट करना है। 19 से लेकर 23 तक जो प्रश्न होंगे वो 4 अंकों के होंगे। 100 से 120 शब्दों में आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। इसके साथ साथ 24 से 26 तक इसमें पैसेज भी रहेगा और आपका एक क्या रहेगा बच्चों, कार्टून रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए 27 से लेके जो 30 प्रश्न होंगे बच्चों, 27 से लेके 30 जो प्रश्न होंगे वो 6 अंकों वाले होंगे। 170 से 180 शब्दों में इसके उत्तर देने हैं। तो चलिए आइए पेपर को करते हैं शुरू बच्चों। जिसमें से पहला इसमें प्रश्न आया, बहुत ही आसान प्रश्न है। भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? आप सभी को पता है, भारत का जो संविधान था वो एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया है, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कानून के शासन का जो विचार है ये कहाँ से लिया गया है? तो आप सभी को पता है ये ब्रिटेन से लिया गया है। क्या क्या चीज़ें ली है? सर्वाधिक मत प्रणाली, कानून निर्माण की विधि, संसदीय शासन प्रणाली, कानून का शासन, ये सारी चीज़ें हमने ब्रिटेन से ली है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात की जाए कि भारत के चुनाव आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में किसकी स्थापना की गई? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को हमें सीक्वेंस वाइज लिखना है, ठीक है बच्चों। तो इसको सीक्वेंस वाइज अगर देखा जाए, ठीक है, आप सभी को पता है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, ठीक है। 44वां हुआ था 1978 में, ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार जो हुआ था 1992 में हुआ था, देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। और इसके हिसाब से जो इसका उत्तर होता है, ठीक है, वो आपका बी उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बी उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों हमारा मिलान है, ठीक है। अब मिलान के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे भारत में मतदान की आयु कितनी है बच्चों? 18 वर्ष है। इजराइल की विधायिका को नेसेंट कहते हैं। एकल संक्रमणी प्रणाली में क्या होता है? प्रथम वरीयता वोट की गणना को दिया जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार का अधिकार देना होता है। तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा बच्चों? तो जैसे अगर बात की जाए, यानी कि इसका मेरे ख्याल से बच्चों सही उत्तर जो होगा वो होगा ए, आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसके अंदर ये कुछ कोटेशन दे रखी है, आप लोगों को इसके आधार पे आपको बताना है। ये मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर मुझे बताना है, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। राज्यसभा में धन विधेयक अधिकतम कितने दिनों तक रखा जा सकता है? 14 दिन तक। राज्यसभा अपने पास 14 दिन तक धन विधेयक को रख सकता है। इसके बाद अगर नहीं कुछ प्रतिक्रिया दी तो उसे पास समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या दोनों निर्वाचन आयुक्तों को भारत में डैश के द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत, देखो बच्चों, अगर बात की जाए कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जो नियुक्ति है वो कौन करता है बच्चों? तो वो करता है राज्यपाल। तो इसका ए उत्तर बी उत्तर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि किस वर्ष चुनाव में वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 1989 में। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली या प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है? तो प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। इसका सी उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि भारत के उपराष्ट्रपति को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को कितने अवधि के लिए? तो 5 साल के लिए चुना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, 2 नंबर के प्रश्न है, आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जैसे कि संविधान देश के लिए क्या करता है। तो आप सभी को पता है संविधान क्या करता है, नियमों और कानूनों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे लोगों के बीच समन्वय बना रहे। दूसरा, संविधान तय करता है समाज में निर्णय कौन लेगा। संविधान क्या करता है, विभिन्न प्रकार की लोगों को अधिकार देता है, ठीक है ना, और सरकारों पर क्या लगाता है, अंकुश लगाता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार किस प्रकार प्रतिबंधों के अधीन आता है। जैसे कि आप सभी को पता है स्वतंत्रता का अधिकार का जो वर्णन है वो आर्टिकल जो है आपका 19 से लेकर करीबन 21 तक किया गया है, ठीक है बच्चों, 21-22 तक किया गया है, ठीक है। तो स्वतंत्रता के अधिकार में क्या कहा गया है कि अगर किसी जैसे किसी जाति, धर्म, रंग, रूप इत्यादि के आधार पे किसी भेदभाव नहीं करना होता है, ठीक है। अब अभिव्यक्ति के अधिकार का किस प्रकार प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि तो पहले तो आप बताओगे कि आपको ये बात तो पता है, देखो हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचारों कहने की आज़ादी है, लेकिन अगर आपके विचारों से किसी अन्य लोगों को किसी प्रकार का ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। आपको विचार करने का, आप लिख कर, बोल कर आप बोल सकते हो, अपने विचारों को कह सकते हो, लेकिन वहीं अगर आपके अपने विचारों से सामने वाले को गाली दोगे या इस टाइप से कुछ करोगे तो कॉमन सी बात है उस स्थिति में क्या हो सकता है, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीना जा सकता है। तो याद रखिएगा कि हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार होता है, हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, लेकिन अगर क्या हो आपके विचारों से किसी अन्य व्यक्ति को ठेस पहुंचती है तो आपकी स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चों, सार्वधिक मत प्रणाली, सार्वधिक वोट से जीत प्रणाली के लिए 2 सकारात्मक प्रभाव बताएं। तो आप सभी को पता है सार्वधिक वोट प्रणाली में क्या होता है कि पूरे देश को क्या किया जाता है, छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में बांट लिया जाता है। अब प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से क्या होता है, एक उम्मीदवार चुना जाता है, ठीक है ना बच्चों। इसके साथ साथ जो मतदाता होते हैं वो उम्मीदवार को वोट देते हैं और अपने उम्मीदवार के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये व्यवस्था भारत में है। नेक्स्ट आता है, परिसीमन आयोग की भूमिका का वर्णन कीजिए। आप सभी को पता है चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन कौन करता है, परिसीमन करता है, ठीक है ना, कि किन क्षेत्रों में चुनाव होगा इस बात का डिसीजन कौन लेता है, परिसीमन आयोग, ठीक है। और इसकी सहायता इसमें कौन करता है, चुनाव आयोग क्या करता है, इसकी इसमें सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रयोग की गई किन्हीं 2 शक्तियों का वर्णन कीजिए। आप बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री क्या करता है, मंत्री परिषद का निर्माण करता है, प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है, प्रधानमंत्री इसके विभागों का बंटवारा करता है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री देश तथा विदेशी संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर प्रधानमंत्री क्या कर इस्तीफा दे दे तो सभी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है और प्रधानमंत्री सरकार का क्या होता है, प्रमुख होता है। इस प्रकार से बहुत सारे कार्य होते हैं। नेक्स्ट आता है, जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, जनहित याचिका का मतलब होता क्या है, पहले तो याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जनहित ऐसी याचिका जो किसी उत्पीड़ित व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाती है उसे जनहित याचिका कहते हैं। सपोज करो किसी व्यक्ति कोई समाज है, किसी समाज में लोगों का शोषण हो रहा है, या जैसे वहाँ प्रदूषण बहुत है, नालियाँ बहुत गंदी है, इस टाइप से है, वहाँ अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ठीक है। तो उसको देखते हुए अगर कोई अन्य व्यक्ति क्या करता है, न्यायालय में याचिका करता है उनको लेकर, तो उसे हम जनहित याचिका कहते हैं। ये गरीब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चा हमारा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रकार संवैधानिक अधिकार को संविधान का हृदय आत्मा कहा है। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत बार रिपीट होता है प्रश्न। तो आपको बताना, देखो आप सभी को पता है कि हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख आर्टिकल 32 में किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो व्यक्ति किया जा सकता है, सीधा सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में जा सकता है। सर्वोच्च या उच्च न्यायालय क्या करता है, उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कुछ रीट या आदेश जारी करता है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अर्थात अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किया गया है तो न्यायालय उसे तुरंत कहेगा मेरे सामने समक्ष पेश करो। अगर गिरफ्तारी का तरीका गलत होगा तो न्यायालय उसे तुरंत रिहा करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करेगा, आदेश। दूसरा आता है परमादेश। परमादेश का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने दायित्वों का, कोई सरकारी
अफसर है वो अपने दायित्वों का सही तरीके से पालन या निर्वहन नहीं कर रहा है, ठीक है, और उसके मतलब कार्यों से किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, न्यायालय कौन सा परमादेश जारी करता है। निषेध आदेश। निषेध आदेश का मतलब क्या है कि जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी केस की सुनवाई करती है, कॉमन सी बात है, हर किसी का अपना एक अलग अधिकार क्षेत्र होता है, तो अगर निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी केस की सुनवाई करती है तो ऊपरी अदालत उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कौन सा आदेश जारी करती है, निषेध आदेश। इस प्रकार से 5 के 5 तो नहीं लिखने बच्चों, इसमें 3 एक्सप्लेन आ जाएगा और 3 आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है, 4 नंबर का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति का राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होता है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आप बताइएगा कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का होता है, और राष्ट्रपति की जो समक्ष शक्तियाँ होती है ना बच्चों, वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद क्या करता है, उसका प्रयोग करता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति का पद भारत में क्या होता है, अलंकृत होता है या नाम मात्र का होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका वर्णन कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, भारत में न्यायपालिका की आवश्यकता के 2 महत्व बताइए, यानी न्यायपालिका के महत्व क्या हैं, आवश्यकता क्या है, तो आप बता दीजिएगा। न्यायपालिका क्या करती है, विवादों को या झगड़ों का निपटारा करती है। दूसरा, न्यायपालिका क्या करती है, मतलब जो न्यायपालिका है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा और लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। तीसरा, आप बता दीजिएगा न्यायपालिका क्या करती है, कार्यपालिका और विधायिका के अनुचित कार्यों पर रोक लगाती है, ठीक है ना। और न्यायपालिका क्या करती है, संविधान की व्याख्या करती है। ये सारे काम न्यायपालिका, इन सभी चीज़ों के लिए न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। एक होता है न्यायिक सक्रियता। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, देखो न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या होता है कि जब न्यायपालिका तीव्र गति से होकर काम करती है ना, अच्छे तीव्र गति से काम करती है, ठीक है ना, और विधायिका और कार्यपालिका को उसके दायित्वों का, जो उसका काम है, उसको पालन करने के लिए आदेश देती है कि भैया ये तुम्हें काम करना है, तो आदेश देती है, तो उसे हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। और न्यायिक सक्रियता के द्वारा क्या करता है, जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका पर अंकुश करती है, नियंत्रण रखती है, ठीक है, ताकि वो कुछ कोई गलत काम ना कर सके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट अगर बात करें, भारतीय संविधान, जो संविधान राष्ट्रवादी आंदोलन की विरासत कैसे है। आप सभी को पता है कि भारत जब आज़ाद हुआ था, आज़ादी से पहले ही ये बात तय हो चुकी थी कि भारत का संविधान लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा, मतलब भारत की शासन व्यवस्था क्या चलाई जाएगी, लोकतांत्रिक तरीके से चलाई जाएगी, और भारत में प्रत्येक व्यक्ति को क्या दिया जाएगा, वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से फिर संविधान सभा का गठन हुआ था और संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान निर्माण किया गया था, ठीक है बच्चों। इसके बारे में इस तरीके से आप वर्णन कर दोगे, ठीक है। इसके अंदर थोड़े से अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, संविधान सरकार की शक्ति को कैसे सीमित करती है। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों को लागू किए जाने वाले कानूनों की सीमा कैसे तय करती है। देखो बच्चों, संविधान क्या करता है, सरकारों की शक्ति का सीमित करती है। क्यों? क्योंकि हर सरकार के बारे में या हर मंत्री की शक्तियों के बारे में संविधान में उल्लेखित है। अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाता है तो न्यायपालिका है ना, ठीक है बच्चों, हैं, और वो नागरिकों को लागू किए जाने वाले कानूनों पर क्या लगाती है, सीमा लगाती है, ठीक है, कि हर व्यक्ति को और मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकार का मतलब ये थोड़ी ना अगर किसी को थप्पड़ मारते रहो। अब हर व्यक्ति, जैसे अगर आप किसी व्यक्ति से बेगारी ले रहे हो तो वो गलत है ना बच्चों, वो क्या है, गलत है। किसी व्यक्ति से बेगारी ले रहे हो तो वो गलत है, ठीक है, और इसके साथ शोषण कर रहे हो तो वो भी गलत है। 14 साल से कम आयु के बच्चे को अगर किसी कारखाने में काम कराया जा रहा है तो भी इस पर रोक लगा सकता है न्यायालय, ठीक है। किसी से रंग, रूप, जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है उस पर भी रोक लगा दिया गया है। तो इस प्रकार से सरकार क्या करती है, जो लोगों को अधिकार देती है तो उनको क्या लगता है, नागरिकों पर कुछ अंकुश भी लगाती है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों हमारा है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए चुनाव आयोग की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मतलब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए न्यायपालिका चुनाव कैसे होते हैं। तो आप सभी को होता है, सबसे पहले क्या होता है, चुनाव की तिथि घोषित की जाती है, मतदाता सूची बनाई जाती है, मतदाता सूची की गलतियों को सुधारा जाता है ना, और चुनाव चिन्ह वितरित किया जाता है, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कराया जाता है, मतलब किस क्षेत्र में चुनाव होंगे, आचार संहिता का पालन कराया जाता है ना, फिर चुनाव मतगणना कराई जाती है, वोट डलवाए जाते हैं, वोटों की गिनती कराई जाती है, और अंत में क्या होता है बच्चों, मतलब चुनाव के परिणाम घोषित करते हैं। ये क्या है बच्चों, चुनाव की प्रक्रिया है,
ठीक है। ये बच्चों एक पैसेज है, आपको एक बार पढ़ लेना है, पैसेज ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं उत्तर डायरेक्टली आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो पहला बात करते हैं, पुराने संविधान ने खुद को किस तरीके से सीमित कर लिया है? समाज की आकांक्षाओं, पहला क्या है? समाज की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करके। दूसरा है सरकार को निर्णय लेने की शक्ति आवंटित यानी बांट कर, लोगों की शक्ति को सीमित करके लोगों की असीमित। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। सरकार क्या करती है? निर्णय लेने की शक्ति क्या करती है? बांट देती है। मतलब क्या है? न्यायपालिका मतलब अलग है, ठीक है ना। सॉरी बच्चों, ये नहीं, गलत, सॉरी मैं गलत बोल दिया है। समाज की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करता है, मतलब समाज की जो ज़रूरत है उसके बारे में हमें समाज यानी संविधान बताता है, ठीक है बच्चों। बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का संविधान बहुत आसान है। भारत के संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है बच्चों कि औपचारिक रूप से भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? औपचारिक रूप से भारत जो संविधान है ना, वो एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? ये तो ना तो बहुत लचीला है और ना ही बहुत कठोर है। सरकार की आदेशात्मक प्रणाली अपनाया गया है। लिखित संविधान नहीं है, राजशाही को बढ़ावा देता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ही बोलो ये ना तो बहुत कठोर है, लचीला है, और ना ही बहुत कठोर है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल से राइट हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को इस कार्टून में ध्यान से देखना है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो जो मानचित्र का कार्टून का होने वाला है, और ये आपका 4 नंबर का कार्टून होने वाला है। ध्यान से देखिए, तो आपको दिख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग क्या हुआ खड़े हुए, दिख रहा है बहुत सारे लोग, ठीक है। तो इसमें से पहला है, ऊपर दिए गए किसी चित्र में एक नेता का नाम बता दिए। तो यार देखो बच्चों, ये रहे कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जहाँ टोपी वाले व्यक्ति दिख जाए, कौन है बच्चों? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट बात करते हैं कि विपक्ष को छोटा आकार क्यों दिखाया गया है? बच्चों एक्चुअली होता क्या है, अगर लोकसभा और राज्यसभा में अगर किसी एक पार्टी का प्रभुत्व होता है तो उस समय जो विपक्षी दल होता है ना, वो छोटा करता है। जितना बोलते रहो, भोंकते रहो, लेकिन विपक्षी दल का उतना वैल्यू नहीं होता है जब लोकसभा और राज्यसभा में केवल एक ही पार्टी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने संसद के सदस्यों का चुनाव कराने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई थी? तो याद रखिएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है भारत ने जो प्रणाली अपनाई थी, सर्वाधिक मत प्रणाली का प्रयोग किया था। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो आपको ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। जैसे इजराइल के विधायिका को नेशनल कहते हैं। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक चुनाव आयोग की स्थापना की गई है ना बच्चों। पेपर आसान है आप लोगों का, दिख रहा है आपको। मतलब सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली का मतलब क्या होता है? जिस उम्मीदवार को जितने ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वो जीत जाता है ना। अब ये चित्र देखिए, ठीक है, और इस चित्र के मुझे आपको क्वेश्चन आंसर जो है ना आप लोग मुझे कमेंट में बताने हैं, ठीक है बच्चों। ये बच्चों दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। जैसे कि थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जैसे किस राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है, तो आप बता दीजिएगा। जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, है ना। राज्यसभा के सदस्यों की अवधि कितनी होती है? तो राज्यसभा की 6 साल की होती है, ठीक है। संसद के किस सदन को स्थायी सदन कहा जाता है? तो बच्चों किसका कहा जाता है? स्थायी सदन कहा जाता है, यानी राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। आसान था, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी अब बात करते हैं प्रश्न जो है 27वां, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? हमारे संविधान में जो प्रतिस्थापित किन्हीं 3 राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत बताइए। देखो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं वो ये राज्य के लिए होते हैं। वो राज्यों के पालन, ये राज्य ही क्या करता है? इनका पालन करता है। इसके साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं ना, उसको मतलब इसका उद्देश्य क्या होता है? लोगों का कल्याण करना, समाज की भलाई की करना, है ना। इसका क्या होता है? ये उद्देश्य होता है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के उल्लंघन पर हम न्यायालय में नहीं जा सकते। और इसके साथ साथ न्यायालय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं करता। इस प्रकार से आप उत्तर अपना दे सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि मौलिक अधिकार क्या है? भारत के नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों को बताइए। तो आप बहुत आसान क्वेश्चन है कि संविधान में सूचीबद्ध 6 मौलिक अधिकारों को, यानी भारत के संविधान द्वारा लोगों को जो अधिकार दिए जाते हैं उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं।
और इसके साथ साथ भारत के नागरिकों को संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना बच्चों। इसके साथ साथ सांस्कृतिक एवं धार्मिक अधिकार हो गए, सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार, धार्मिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सबके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन प्रणाली में सुधार के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है, यानी भारतीय चुनाव व्यवस्था में कौन से सुधार करना चाहिए। तो ये बच्चों कई बार पेपर में रिपीट हो रहा है, आपको बता देना है कि क्या होता है, चुनाव के दौरान बहुत ज़्यादा धन का प्रभाव बढ़ जाता है। मतलब राजनीतिक दल क्या करता है, धन का अत्यधिक प्रयोग करता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ क्या करता है कि मतलब जाति और धर्म के आधार पर क्या लिया जाता है, लोगों से वोट लिए जाते हैं, है ना। और इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों कि मतलब जो कई बार आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग क्या होते हैं, चुनाव में खड़े हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हम इसी में अथवा में प्रश्न है कि आम चुनाव को कराने में चुनाव आयोग की क्या भूमिका होती है। अरे बहुत आसान है, चुनाव आयोग के कार्य आप बता दीजिएगा कि भारत में चुनाव कराने का जो दायित्व है वो चुनाव आयोग के पास होता है। चुनाव आयोग मतलब चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करता है, चुनाव आयोग चुनाव कराता है, चुनाव आयोग चुनाव की तिथि घोषित करता है, चुनाव आयोग आचार संहिता कठोरता से पालन करवाता है, चुनाव आयोग क्या करता है, उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह देता है। तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए। बहुत सारी शक्तियाँ हैं बच्चों, जैसे कि राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति राजदूत और गुप्तचरों की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति इसके साथ साथ क्या करता है, जो राष्ट्रपति होता है ना वो गुप्तचरों के साथ साथ क्या करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ठीक है। वो जल स्थल वायु तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। इसके साथ साथ जो बजट होता है ना, बजट जो संसद में पेश किया जाता है वो राष्ट्रपति के मतलब अनुमति से ही क्या होगा, पेश किया जाएगा, है ना बच्चों। इसके साथ साथ उसके पास कुछ आपातकालीन शक्तियाँ होती है, जैसे धारा 352, धारा 356, धारा 360, है ना। इस प्रकार की कुछ क्या होती हैं बच्चों, अधिकार होते हैं, है ना। और इसके साथ साथ क्षमादान की शक्ति भी होती है, किसी व्यक्ति के फांसी की सज़ा को मतलब माफ़ कर सकता है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, यानी विभिन्न कार्यपालिका के प्रकार बताइए। आप लोग जानते हो कार्यपालिका कितने प्रकार होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है स्थायी कार्यपालिका, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका, है ना। जैसे स्थायी कार्यपालिका में IAS, IPS, IFS आते हैं। इनका चयन क्या होता है बच्चों, लिखित परीक्षा के द्वारा होता है और इनका एक निश्चित समय होता है, जैसे 62 या 65 साल, इससे पहले इन्हें कोई हटा नहीं सकता। और ये देश की शासन व्यवस्था को चलाने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। स्थायी कार्यपालिका को नौकरशाही भी कहा जाता है। दूसरा होता है अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। ये अस्थायी होता है, 5 साल से पहले भी इन्हें हटाया जा सकता है। इनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, वोट देकर। तो आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों 30वां हम प्रश्न डिस्कस करेंगे। संविधान द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो आप सभी को पता है ना कि कौन कौन से प्रावधान किए गए। पहला क्या है, अगर बात की जाए न्यायाधीशों की नियुक्ति। आप सभी को पता है न्यायाधीशों की नियुक्ति में क्या होता है, संसद को शामिल नहीं किया जा सकता, है ना। और न्यायाधीश उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जो वकालत का अनुभव हो और जिसे कानून का ज्ञाता हो, है ना। इसके साथ साथ क्या होता है, जो न्यायपालिका होती है वो वित्तीय रूप से क्या होती है, विधायिका और कार्यपालिका पर निर्भर नहीं होती। इसको एक सिंचित निधि के द्वारा क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है या सैलरी पेड की जाती है बच्चों। इसके साथ साथ क्या होता है, न्यायाधीशों को जो लंबे समय के लिए मतलब चुना जाता है, उन्हें केवल महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इसके साथ साथ संसद न्यायाधीशों के वेतन को घटा नहीं सकती, लेकिन बढ़ा जरूर सकती है। और न्यायपालिका द्वारा अगर कोई निर्णय लिया गया है तो उसकी कोई व्यक्तिगत अवमानना नहीं कर सकता या आलोचना नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो उसे पकड़े जाने पर उसे कड़ा दंड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्याय के क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय की क्या भूमिका है। तो ये भी प्रश्न आपको मुझे बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। तो बहुत आसान पेपर था बच्चों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं एक नई सैम्पल पेपर के साथ। धन्यवाद।